Hello guys, I am Mac here and I am starting the topic pie chart in the data handling. Now let's start with pie chart. पाई चार्ट करने से पहले आपको मैंने लास्ट वीडियो में पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ग्रुप्ड डाटा ये सब डिस्कस किया था। तो इन सब के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है पाई चार्ट। इसको भी हम किस फॉर्म में, जब हमने पिक्टोग्राफ किया तो पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, बार ग्राफ किया तो बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, डाटा को ऑर्गेनाइज करना सीखा ग्रुप्ड फॉर्म में भी और सिंगुलर फॉर्म में भी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पाई चार्ट। अब आपको हर एक डेफिनेशन विद द नेम आपको क्लियर हो रही थी। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन आती है पाई चार्ट की आती है। पाई चार्ट क्या होता है? द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट में जब भी हम पाई चार्ट में क्या आता है, जब भी हम किसी ग्राफ को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। जिस ग्राफ को हम सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें दैट ग्राफ इज कॉल्ड पाई चार्ट, उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम सीखते हैं आज। हमने सबसे पहले देखा, मैंने एक सर्कल लिया, मैंने अभी बोला जिस ग्राफ को हम सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट। अब पाई चार्ट के लिए मैंने एक सर्कल लिया। फॉर एग्जांपल एक 3 स्पोर्ट्स गेम हम खेल रहे हैं। अब हम बच्चों से उनकी चॉइसेस पूछ रहे हैं। मान लो 50% लोग कहते हैं कि हमें फुटबॉल पसंद है। 50% people says that they like football, 25% say that they like cricket and 25% say that they like tennis। तो कुछ पर्सन्स को फुटबॉल पसंद है, कुछ को क्रिकेट, कुछ को टेनिस। इस फॉर्म में जो मैंने डाटा को लिखा है, रिप्रेजेंट किया है, इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पाई चार्ट वाली फॉर्म। जिसका मतलब हमने इसको सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए इसका नाम अब किसके अंडर आता है? ये पाई चार्ट के अंदर आता है। तो हमने किया पाई चार्ट में क्या आता है, जब भी किसी ग्राफ को आप सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। क्लियर? तो अब मैंने लिखा पाई चार्ट में, जैसे मैंने लिखा फुटबॉल के इतने लाइक करने वाले हैं, टेनिस को इतने लाइक करने वाले हैं, क्रिकेट को इतने लाइक करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि हमने एक ग्राफ सा बना दिया है। अब जिसमें ज़्यादा पोर्शन है, आप देख रहे हो, जितना प्रोपोर्शन जिसमें ज़्यादा है मतलब उसको पसंद करने वाले ज़्यादा है, उसको लाइक करने वाले ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा है फुटबॉल के पास ज़्यादा पोर्शन नज़र आ रहा है, ज़्यादा प्रोपोर्शन है, तो इस मीन्स फुटबॉल को लाइक करने वाले ज़्यादा है। तो आप पिक्चर से भी देख सकते हो इसकी कि शो हो रहा है कि फुटबॉल को कैसे लाइक, कितने लोग लाइक कर रहे हैं। बट ये तो आपको पिक्चर से सिर्फ एक शो हो रहा है, पॉइंट ऑफ शो है ओनली। बट अगर आपके पास क्वेश्चन आता है हम पाई चार्ट को ड्रॉ कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा हाउ वी ड्रॉइंग अ पाई चार्ट। कैसे हम पाई चार्ट को ड्रॉ करते हैं। नाउ हम सीखते हैं ड्रॉइंग अ पाई चार्ट। कैसे हम पाई चार्ट को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, मैंने स्पोर्ट्स की 3 गेम्स ले ली। फर्स्ट इज यही ले ली मैंने फुटबॉल, सेकेंड इज टेनिस, थर्ड इज क्रिकेट। क्लियर? मैंने 3 स्पोर्ट्स गेम ली, फुटबॉल, क्रिकेट एंड टेनिस। अब मैंने मान लिया कि 50% पीपल लाइक फुटबॉल, 25% people like tennis and 25% people like cricket। ये मैंने assumption लिया, randomly मैंने डाटा लिया है। तो जब भी मुझे किसी भी ग्राफ को पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले उसके लिए हमें जो भी आपको परसेंटेज में दिया हो उसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे? आपको पता है 50% 100 का है, तो 100% के लिए हम क्या लगाते हैं? 100। तो मैंने इसको इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। सबसे पहला काम आपका यही होगा, जो भी आपको परसेंटेज दी हुई है आपने बाय में परसेंटेज हटा के क्या लगाना है? 100 लगाना है। इन फ्रैक्शनल फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? लेकिन ये तो तब है जब उसने ये नहीं बताया कि कितने में से कितने % लोग लाइक करते हैं इसको। अब इसने कुछ नहीं मेंशन किया, तो हम 100%, हमें पता है 1% के लिए हम 100 यूज़ करते हैं, तो मैंने फ्रैक्शन में इस तरह से लिख दिया। मान लो वो ये कह दे 75% में से 50% लोग इसको पसंद करते हैं, तो अगर उसने बोला 75% में से, तो टोटल उसे 75 बोला, तो आप 100 की जगह नीचे क्या लिखोगे तब? 75, 75, 75।
बट हेयर उसने मेंशन नहीं किया, तो आपको पता है परसेंटेज के लिए हम 100 लगाते हैं, तो मैंने 100 लगा दिया, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बट अगर वो ये कह दे कि 75 में से 25% इसको लाइक करते हैं, 50% इसको लाइक करते हैं, तो आप याद रखना टोटल उसने 75 बोला है, तो आपको नीचे टोटल आता है, नीचे आप 75 लिखोगे, 100 तब नहीं लिखोगे। क्लियर? ये सारी क्लैरिटी आपको क्वेश्चन से हो जाएगी ना। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जब भी मुझे क्वेश्चंस में सेंट्रल एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो, सेंट्रल एंगल, तो आपको पता है सेंट्रल एंगल हमारा क्या होता है 36 डिग्री का, सॉरी 360 डिग्री का, तो सेंट्रल एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। लेकिन जब मुझे निकालना हो सेंट्रल एंगल किसी, मान लो फुटबॉल के लिए मुझे निकालना है, तो आपके पास जो भी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आई है पहले उसको सॉल्व करो। 1/2, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। सबसे पहले आप फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। क्लियर? तो उसके बाद सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। क्लियर? इसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 1/4 इंटू 360 डिग्री। इसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 1/4 इंटू 360 डिग्री, विच इज इक्वल टू, कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 180 डिग्री आ गया ये। जब इसको कट करोगे 4 9 जा 36, ये मेरा 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली ये भी मेरा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो हमने इस तरह से इसका क्या निकाला है, सेंट्रल एंगल। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, ड्रॉ करने से पहले आपको ये बात याद रखनी है, आपके पास, आपको पता है कितने % लोग इसको लाइक कर रहे हैं, उसने बोल दिया कि सिंपल इतना ही % इसको लाइक कर रहे हैं, आप सेंट्रल एंगल भी निकालो, इसको ड्रॉ करके भी दिखाओ। आप कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, पहला काम सिर्फ इतना ध्यान रखना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करो। आउट ऑफ 100 है ना, क्योंकि परसेंट के लिए हम क्या लगाते हैं 100, तो 50/100, 25/100, 25/100 कट कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। क्लियर? उसके बाद अगर वो ये कह दे कि 75% में से 50% लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप तब 50/75 करोगे। क्लियर? तब आप 50/100 नहीं करोगे। ये बात आपको माइंड में रखनी है। नाउ नेक्स्ट हमें जब सेंट्रल एंगल निकालना हो, तो आप क्या करोगे, जो भी फ्रैक्शनल फॉर्म में वैल्यू आई है उसको आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे 360 डिग्री के साथ। क्लियर? तो जो भी आप डिग्री लिए तो आंसर भी आपका डिग्रीज में आएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया सेंट्रल एंगल, फ्रैक्शनल फॉर्म। ये हमने पाई चार्ट को ड्रॉ करने से पहले 4 चीजें नेसेसरी थी, वो मैंने निकाल के रख ली। इस फॉर्म में आपको टेबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। इसे टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, हमें इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर? अब मैं इसको आपको सिखाती हूँ कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। क्लियर? अब हम इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। हाउ वी ड्रॉ पाई चार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे सबसे पहले ये एंगल ड्रॉ करूं या ये वाला करूं या ये वाला करूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि जो आप ड्रॉ करोगे, नेक्स्ट जो ड्रॉ करोगे ना, उसके बाद उसके लिए पहले वाले का बेस लेना पड़ेगा। बट थर्ड वाला, वो थर्ड वन अपने आप ही लेफ्ट हो जाएगा, अपने आप ही बच जाएगा, वो उतने ही डिग्री का होगा जितना आपका पेंडिंग होगा। क्लियर? मान लो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ, 180 डिग्री है, तो आपको पता है 180 डिग्री से स्ट्रेट एंगल। जिस सर्कल की, जो सर्कल आपने जिस रेडियस से ड्रॉ किया है पहले उसको प्लॉट करो। यहाँ पर ये मैंने रेडियस ले ली इसकी, ठीक है, ऑपी। अब मैंने इसको, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, ये मेरा आ गया 180 डिग्री का एंगल, ये मैंने इसको ड्रॉ किया पहले वाले का एंगल। क्लियर? अब उसके बाद है मेरे को ड्रॉ करना 90 डिग्री। तो आप कोई भी बेस ले सकते हो, ऊपर वाला लो, नीचे वाला, मतलब कि यहाँ से ड्रॉ करो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, बेस तो आपका यही रहेगा। तो यहाँ पे जब आप रखोगे तो ये आपका स्ट्रेट एंगल होता है, सॉरी बिल्कुल स्ट्रेट कौन सा एंगल होता है 90 डिग्री का, ये 180 डिग्री होता है। क्लियर? जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अजय, तो 180 डिग्री का ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, और 90 डिग्री का हमने ले लिया यहाँ पर राइट एंगल, ये हमारा 90 डिग्री का, ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा क्या आया 180 डिग्री, ये कितना आया 90 डिग्री, ये भी कितना आया देख सकते हो आप, पेंडिंग कितना 90 ही है। क्लियर? इसी तरह मान लो आप अगेन किसी और तरीके से ड्रॉ करते हो, जैसे एक सर्कल लिया, उसकी रेडियस ड्रॉ करी आपने, 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। क्लियर? 180 तो करना ही है आपको। उसके बाद 90 का ड्रॉ करना है, तो मान लो आपने ऊपर रखा, यहाँ बेस लिया, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री।
ये हमारा था 180 डिग्री। तो आप देखो ये जो पेंडिंग है, ये फर्स्ट लिया था मैंने 180 डिग्री के लिए, सेकेंड लिया मैंने 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो थर्ड मेरा जो पेंडिंग आ गया वो भी कितने का है, 90 डिग्री का है। इस तरीके से हम सेंट्रल एंगल को ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से हम पाई चार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हमने सारा क्लियर कर दिया किस तरह से हम पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या निकालते हैं। राजेश, सबसे पहले हमें वो लिखना है कौन कौन से टॉपिक हैं, स्पोर्ट्स गेम है, कितने % लोग लाइक कर रहे हैं, कितने में से लाइक कर रहे हैं, उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, उसका सेंट्रल एंगल निकालो, सेंट्रल एंगल निकालने के बाद उसको ड्रॉ करो। ड्रॉ करते हुए आप कोई एंगल पहले निकाल लगा लो, कोई एंगल पीछे से बाद में ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये आप ध्यान रखना। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक है पाई चार्ट, और पाई चार्ट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हम करते हैं, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं संभावना, पॉसिबिलिटी, किसके कितने चांसेस हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश हो जाए, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना भी हो सकता है हो, मे मीन्स पॉसिबिलिटी के लिए हम शो कर रहे हैं, तो हो सकता है ना हो सकता है हो, तो कितने % चांसेस होने के हैं, कितने % चांसेस ना होने के हैं, तो ये हमारा जो पॉसिबिलिटीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, जो हमारी संभावना को शो कर रहा है। क्लियर? तो ये हमारा है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब कॉइन दो, कॉइन का जब आप टॉस करते हो तो एक फेस उसका हेड होता है और एक फेस उसका टेल होता है, राइट? तो आपके पास हेड आने के कितने चांसेस हैं? आपको पता है हेड एक ही है तो एक चांस है, टेल आने का कितने चांस हैं? एक ही है तो वो एक ही है, तो वो हमारे होते हैं फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उसको हम बोलते हैं, जितने आने के हमारे पास चांसेस हैं। और नीचे जो आता है इसका आता है टोटल आउटकम्स, कि टोटल कितने हो सकते हैं। आपको पता है 2 ही फेस हैं, टोटल कितने होंगे, 2 ही फेसेस होंगे हमारे पास। क्लियर? देखते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप सीखो। इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्लियर? और नीचे आता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। आउटकम्स क्या होते हैं? जो रिजल्ट शो हो रहे हैं आपको, जो आपको नजर आ रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो एट द टाइम। फेवरेबल मीन्स जितने की पॉसिबिलिटी आपको शो हो रही है उस चीज के आने की। टोटल मीन्स जितने टोटल आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉइन टॉस किया, हेड आने के कितने चांसेस हैं, वो हमारे फेवरेबल हैं। और टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, हेड एंड टेल। तो लो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने हेड और टेल लिया, एक कॉइन लिया, मैंने एक कॉइन को मैंने टॉस किया। क्लियर? अब जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल एक एक ही है उसमें, तो टोटल चांसेस उसमें आउटकम्स कितने आ सकते हैं, टोटल 2 आ सकते हैं, या हेड या टेल। तो उसके लिए हमने नीचे लगाया 2। और आपको निकालना है कि हेड आने के कितने चांसेस हैं। तो हेड आने का तो एक ही चांस है क्योंकि हेड एक ही है, तो उसे हम बोलेंगे 1/2। तो ये हमारी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये होती है हमारी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। क्लियर? टोटल नीचे आता है, कितने टोटल आने के चांसेस हैं, वो 2 हैं। हेड आने के कितने चांसेस हैं, वो 1 है। फॉर एग्जाम्पल वो टेल की चांसेस पूछ रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछो टेल आने के कितने चांसेस हैं, तो वो भी 1 है, तो 1/2। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड, प्रोबेबिलिटी आपकी +1 तक आएगी, +1 +2 तक आती है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम आगे चलते हैं। मान लो आप सब लूडो खेलते हो, उसके लिए डाइस यूज करते हो, ठीक है। अब डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, 1 आ सकता है, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। 6 तो इकट्ठे आने से रहे। बट अब कोई मेरे से ये पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2
in a single toss of dice. डाइस के सिंगल टॉस पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 के आने की. क्लियर. अब आपको पता है, आप सब खेलते हो लूडो, जब आप डाइस खेलते हो तो 2 के आने के कितने चांसेस होते हैं? 2 एक ही बार आ सकते हैं ना. आपको पता है 2 एक ही बार प्रेजेंट है. 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. 2 रिपीट तो नहीं है ना वहां पर. तो 2 के आने के कितने चांसेस है? नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर. और टोटल कितने हैं? कितने में से आपको पता है कितने चांसेस है टोटल? 6. टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास? 6. तो 1/6 ये चांसेस हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है. एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो 2 की पॉसिबिलिटी है आने की. क्लियर. एक क्वेश्चन सब बच्चों को कंफ्यूज करता है कि उसने प्रोबेबिलिटी मांगा हो तो आपको फेवरेबल बाय में टोटल लिखना पड़ता है, लेकिन उसने सिंपली अगर आउटकम्स मांगे हैं, आउटकम्स होता है ओनली रिजल्ट. 2 की आप आउटकम्स बताओ 2 के आने के. आपको पता है 1 है, ओनली 1. ठीक है ना. डाइस को जब हम थ्रो करते हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं? तो ओनली 6 हैं. लेकिन जैसे ही वो वर्ड प्रोबेबिलिटी लगा दे तो मतलब कितने पॉसिबिलिटीज हैं, कितने चांसेस हैं, तो आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर. मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. यहाँ पर आ जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल, यहाँ आ जाएंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. क्लियर. तो ये तो है प्रोबेबिलिटी. आउटकम्स मीन्स ओनली रिजल्ट. मान लो आपको पता है डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो 6 आते हैं मेरे पास नंबर्स. तो टोटल आउटकम्स कितने हैं डाइस में? 6. इसी तरह कॉइन बोल दे वो आपको, तो कॉइन में आउटकम्स कितने आते हैं? 2. ओके. ये आपको माइंड में रखना है. इस तरह से जब प्रोबेबिलिटी मांग ले तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, जिस नंबर की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, जिस हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, उसके कितने चांसेस आपके पास आने के वो आप ऊपर लिखते हो, नीचे हम लिखते हैं टोटल आउटकम. दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी. ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है, किसी चीज के चांसेस है. क्लियर. बट इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो ये है, आपको याद रखना है टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी आपकी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये याद रखना है. मैक्सिमम वैल्यू इसके 1 हो सकती है और मिनिमम जो मिनिमम होती है वो होती है हमारी 0. तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है, प्रोबेबिलिटी की जो आपकी रेंज है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है. मतलब इसका क्या होता है? मतलब प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, मतलब 0.1, 0.2 एंड सो ऑन. एंड प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है, बट 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती. क्लियर. तो आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती. टोटल प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं 1 होती है हमारी. कितनी होती है? 1. क्लियर. लेकिन एक मेन कंसेप्ट जो है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती. किसी भी चीज के आने के चांसेस आप नेगेटिव नहीं लिख सकते, वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे. ठीक है. जैसे हम कहते हैं इसके 50% चांस है, हम ये तो नहीं बोलते -50%, ऐसा तो नहीं बोलते ना. तो इसलिए प्रोबेबिलिटी में आपको याद रखना है इसकी रेंज होती है. इसकी रेंज क्या है? 0 से लेकर 1 के बीच में, और 0 और 1 भी होती है, 0 और 1 के बीच में भी होती है. टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, इसकी रेंज ये होती है. और इसलिए आपको बस यही कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है. प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, संभावना, किसी चीज के आने के चांसेस. क्लियर. जैसे आप बोलते हो आज शायद स्कूल की छुट्टी हो जाए, तो चांसेस हैं. कोई कह रहा है कि 50% चांस है, कोई कह रहा है 20% चांस है. तो ये चांसेस जो है, आपके आउटकम्स जो हैं फेवरेबल है जो, वो आप ऊपर लिखते हो, टोटल जो है वो नीचे लिखते हो. ये तो होगा प्रोबेबिलिटी. लेकिन अगर खाली आउटकम्स मांगे जाएं तो आपको ओनली वो रिजल्ट देना है. मान लो वो कहता है डाइस में कितने मेंबर्स होते हैं, कोई डाइस में कितने नंबर होते हैं? ओनली 6. तो 6 ही आउटकम्स हो सकते हैं उसके. टोटल कितने हो सकते हैं? 6. इसी तरह कॉइन में 2 ही होते हैं फेस, हेड और टेल, तो उसके आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं. क्लियर. तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए जो हमने यहाँ टॉपिक किया. क्या किया? पाई चार्ट को ड्रॉ कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सारा कुछ आप एक्सरसाइज में पढ़ोगे. आपके एक्सरसाइज में सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. क्लियर. तो आप
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। किसी को जरूर हेल्प की जरूरत पड़े तो आप शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करोगे तो मान लो मैंने कोई वीडियो अगर डाली है तो आपको नोटिफिकेशन पे प्रेजेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय।